हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी के तहत भारतीय कृषि के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश, जिसमें वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, यही स्थिति सन 1951 में देखे तो कृषि पर निर्भर कितने लोग थे? 85% लोग थे। और साथ ही साथ इन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था? तो 56% था। या तो यूं भी कह सकते हैं कि कृषि का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अर्थात योगदान कितना रहा? तो ये रहा 56%। दोस्तों, ये जो 56% है, आप देखोगे धीरे धीरे करके 17% पे आ गया 2021 में। अर्थात कृषि का जीडीपी में 2021 में योगदान लगभग 17% है। दोस्तों, वहीं बात की जाए कृषि पर निर्भर लोगों की तो ये 50% से थोड़े ज्यादा लोग कृषि पर आज भी निर्भर है। ये जो जीडीपी कम हुई है 56% से लगभग 17% पे आई है जो जीडीपी में योगदान कृषि का, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है उत्पादकता। अर्थात उत्पादकता जैसे जैसे गिरते जाएगी वैसे वैसे जीडीपी में योगदान कम होते जाएगा। साथ ही अन्य सेक्टर्स का बढ़ना और कृषि का उस रेट से ग्रो नहीं करना भी इसका एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण इसका मानसून पर निर्भरता है। हमारी जो कृषि है मानसून पर निर्भर है। साथ ही साथ उत्पादकता कम होने के अन्य प्रमुख क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो झूमिंग कृषि भी इसका एक प्रमुख कारण है। और हम देखते हैं मानसून अनियमितता भी इसका एक कारण है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लो होना अर्थात कम होना भी इसका एक प्रमुख कारण है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मानसून पर निर्भरता। मानसून पर निर्भरता से उत्पादकता कैसे गिरती है? दोस्तों, मानसून पर निर्भरता हम देख सकते हैं 56% जो है हमारे देश की कृषि मानसून पर निर्भर है और 44% सिंचाई पर निर्भर है। दोस्तों, यदि 56% मानसून पर निर्भर होगी, मान लीजिए किसी वर्ष मानसून अच्छा है, फसल अच्छी होगी। मानसून जिस वर्ष खराब होगा उस वर्ष फसल क्या होगी? खराब होगी। और यही निर्भरता उत्पादकता में लगातार कम या ज्यादा या तो यूं कह सकते हैं अनियमितता लाता है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं 44% हमारी कृषि किस पर निर्भर है? सिंचाई पर, जिसमें से 44% को ही हम यदि बांट दे तो 57% ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है, 32% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है और 7 से 8% तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम अब डिस्कस करते हैं झूमिंग कृषि की, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। दोस्तों, झूमिंग कृषि वनस्पति को नष्ट करके, जिस स्थान पर वनस्पति होती है दोस्तों, उस स्थान पर वनस्पतियों को नष्ट करके खेती की जाती है। दोस्तों, इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। इससे वनस्पति का विनाश हो रहा है। दोस्तों, ये हमारे लिए गंभीर समस्या है। झूमिंग कृषि को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो मध्य प्रदेश में इसे बेवर कहते हैं। असम में देखें तो झूम कृषि कहते हैं। केरल में इसे ओणम कहते हैं। आंध्रा में इसे पोड़ू कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से याद रखिए झूम कृषि को किन किन राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बात की जाए तो बेवर कृषि कहा जाता है। असम में झूम कृषि कहा जाता है। केरल में ओणम कहा जाता है और आंध्रा में पोड़ू कहा जाता है इसे। दोस्तों, अब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक की बात की जाए तो मानसून अनियमितता। दोस्तों, हमने देखा हमारी कृषि 56% मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून में अनियमितता होगी, जिस वर्ष अच्छी वर्षा होगी उस वर्ष तो कृषि अच्छी होगी, लेकिन जिस वर्ष कम वर्षा होगी उस वर्ष अकाल आने की संभावना हो सकती। इस प्रकार से हम देख सकते हैं मानसून में अनियमितता हमारी कृषि की उत्पादकता में भी अनियमितता लाता है। अगला जो फैक्टर है दोस्तों, यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य का कम होना। दोस्तों, हमारी जो सरकार है समर्थन मूल्य को कैसे डिसाइड करती है? दोस्तों, तो जो लागत लगती है किसी भी फसल को उगाने में, उस लागत का 1.5 गुना हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान को देती है। या तो किसान से वो फसल लेती है और इतना पैसा किसे देती है? किसान को देती है। दोस्तों, इसका कम होना ही एक गंभीर समस्या है जो कि किसानों के लिए
जितनी मेहनत करते किसान उतना उन्हें फल नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कृषि के में उत्पादकता में अनियमितता किन किन कारकों से होती है। तो हमने सबसे पहले मानसून पर अनियमितता देख लिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कम होना देख लिया, झूमी कृषि देख लिया और कृषि का मानसून पर ज्यादा निर्भर होना देख लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप की, भारत में फसलों के प्रकार। दोस्तों मुख्य रूप से फसलों को देखा जाए भारत में तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होती खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल और तीसरी जायद की फसल। तीसरी हो गई जायद की फसल। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तीनों फसलें और इनके जो एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं रबी की बात कर लेता हूँ। रबी रब आ रहा है इसमें, और रब मेरे लिए कौन है? गेहूं। दोस्तों गेहूं हमारी मुख्य खाद्यान्न फसल है और इसे मैं रब की तरह मानता हूं, इसलिए रबी को रब से याद रख लीजिए और रब हमारा कौन है? गेहूं है। अभी हम एक एक करके देखते हैं। रबी की फसल की बात की जाए दोस्तों तो रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से? गेहूं है, चना है, मटर है, आलू है, सरसों है, जौ है। गेहूं को वीट कहते हैं, चना ग्रेन, पी पोटैटो, मस्टर्ड, बार्ले। ये इस प्रकार से हम दोस्तों गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों, जौ को किन फसलों के अंतर्गत रखते हैं? रबी की फसलों के अंतर्गत। रबी की फसलें कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर। और इसे काटा कब जाता है? तो इसे काटा जाता है मार्च अप्रैल में। दोस्तों ये फसलें सिंचाई पर निर्भर होती है। रबी की फसलें जो होती है सिंचाई पर निर्भर होती है। इनके लिए हमें सिंचाई, जहाँ सिंचाई उपलब्ध नहीं होती है दोस्तों उस क्षेत्र में इन्हें बोया ही नहीं जाता है, क्योंकि जो मानसूनी फसलें होती है वह तो वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण हमें उपलब्ध हो जाती है या उत्पादकता दे देती है। लेकिन ये जो सिंचाई पर निर्भर फसलें होती है, यदि इसमें सिंचाई नहीं की जाए तो ये फसलें उत्पादनता बिल्कुल नहीं देती। दोस्तों अब हम देखते हैं खरीफ की फसल को। खरीफ की फसल में सबसे पहले इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो धान बोई जाती है, ज्वार बोया जाता है, बाजरा, जूट, कपास, तंबाकू, मूंगफली और मक्का। ये सभी इसके खरीफ की फसल में बोए जाते हैं। दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसल बोई कब जाती है? तो ये जून जुलाई में बोई जाती है। और इसे काटा कब जाता है? तो ये काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों याद रखिए जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। वहीं बात की जाए रबी की फसल तो हमने देखा रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल और इसे बोया और काटा कब जाता है याद रखिए दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल मानसूनी फसल होती है, ये वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, मैंने बताया। अर्थात ये वर्षा पर बहुत अधिक मात्रा में निर्भर होती है दोस्तों। इसके बाद आती है जायद की फसल। जायद की फसल, इस जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो हरी सब्जी आती है, खीरा आता है, ककड़ी आती है, तरबूज, खरबूज और मूंग आदि जायद की फसलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये कब बोई जाती है? तो दोस्तों जब रबी की फसलें कटती है इसके पश्चात बोई जाती है कौन सी? जायद की फसलें। और जायद की फसलों को कब बोया जाता है पूछा जाए तो मार्च में बोया जाता है। काटा कब जाता है? तो इसे जून में काटा जाता है। तो दोस्तों हमने ऋतुओं के आधार पर अभी फसलों का डिवाइडेशन देख लिया। अब हम क्रियाकलापों के आधार पर फसलों के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। तो क्रियाकलापों के आधार पर सबसे पहली आती है खाद्यान्न फसलें, दूसरी आती है नकदी फसलें, तीसरी आती है दलहन फसलें, चौथी आती है तिलहन, पांचवी आती है बागान फसलें और अंत में आती है उद्दीपन फसलें। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं फूड क्रॉप्स अर्थात खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जो भोजन के लिए उत्पादन की जाती है दोस्तों खाद्यान्न फसलें कहलाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, आलू इत्यादि को शामिल किया जाता है दोस्तों। अब बात करें नकदी फसलों की तो ऐसी फसलें जिससे नकदी प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है, अर्थात इंस्टेंटली आपको पैसा दे देंगी दोस्तों ये फसलें। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो जूट आता है, गन्ना आता है, तंबाकू आता है, कपास, चाय, मूंगफली आदि फसलें नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी फसल का प्रकार, ये है दलहन फसलें। दलहन फसलें के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है दोस्तों?
तो जितनी भी दालें हैं ये सारी की सारी दलहन फसलों के अंतर्गत आती है। तिलहन फसलों की बात की जाए तो सरसों, राई, सूरजमुखी, जैतून, मूंगफली, साथ ही साथ हम सोयाबीन भी शामिल कर सकते हैं इसमें, इत्यादि जितनी भी ये फसलें हैं ये तिलहन फसलें कहलाती। तिलहन अर्थात इन फसलों के द्वारा तेल निकाला जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं बागान फसलों की। तो बागान फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, फल, फूल आदि शामिल किए जाते हैं। अंत में बात करते हैं हम उद्दीपन फसलों की अर्थात स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? अफीम आता है, चरस, गांजा, भांग, तंबाकू। एक प्रकार से नशेड़ियों वाली फसलें हैं दोस्तों, नशेड़ियों वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों विभिन्न फसलों को देखेंगे, इनकी स्थितियों को देखेंगे। स्थिति अर्थात विश्व में सर्वाधिक मात्रा में किस जगह पर उगाई जाती है और साथ ही साथ भारत में किस राज्य में इस सर्वाधिक उत्पादन होता है इन फसलों का, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। यह भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है दोस्तों। यह एक उष्ण पौधा होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन की बात की जाए तो चावल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है चीन करता है दोस्तों। दुनिया की बात हो रही है, चीन करता है। चीन बहुत सारी चीजें हैं जिसका विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, उसमें से चावल प्रमुख है। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी कुछ तत्वों के विषय में चर्चा करी थी, जिसमें अभ्रक, जिप्सम, सोना इत्यादि जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है? तो चीन ही करता है दोस्तों। भारत में बात की जाए चावल की तो पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी चावल उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश का केजी बेसिन धान का कटोरा कहलाता है दोस्तों। और धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चावल अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। केजी बेसिन अर्थात क्या है दोस्तों? कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन दोनों नदियों का बेसिन वाला क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? धान का कटोरा कहलाता है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है दोस्तों। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है हमारा। पश्चिम बंगाल एक साल में चावल की 3 फसलों का उत्पादन करता है। 3 फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं? तो एक हो गई अमन, दूसरी ओस, तीसरी बोरो। अमन, ओस, बोरो याद रखिए आप। इसके बाद बात करते हैं गेहूं की। यह भारत की दूसरी बड़ी खाद्यान्न फसल है। गेहूं जो है भारत की दूसरी बड़ी खाद्यान्न फसल है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है विश्व में? तो सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है गेहूं का। वहीं बात की जाए इंडिया में तो अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है। दोस्तों प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो इसमें आता है पंजाब। दोस्तों पंजाब की बात की जाए वर्तमान में इसके सीएम अभी बदले हैं, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी याद रखिए दोस्तों, चन्नी है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया पंजाब के सीएम भी हो गए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन करता है? तो पंजाब करता है। किसका? गेहूं का। दोस्तों गेहूं दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। मैंने बताया चीन चावल में भी नंबर 1 पे था और साथ ही साथ गेहूं में भी नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के कौन कौन से राज्य करते हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा आदि करते हैं। दोस्तों ये सिंचाई वाली फसल है, मैंने बताया था ये सिंचाई वाली फसल है। पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा क्यों दोस्तों? मैंने बताया था भूमध्य सागर से आने वाली पवनें शीत ऋतु में भारत में क्या कराती थी? वर्षा कराती थी, और ये क्या कहलाता था? पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों शीत ऋतु में कौन सी फसल होती है? गेहूं की फसल। और ये इसी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा हुई भारत में वर्षा गेहूं की फसल के लिए बहु उपयोगी साबित होती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर हमने बताया है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे पहले गेहूं उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों खपत की मात्रा देश में लगातार बढ़ती गई। साथ ही साथ 1964-65 में
भारत में सूखा पड़ा। और साथ ही साथ हम देखते हैं 1965 में तो भारत पाक युद्ध हुआ। इस भारत पाक युद्ध में युद्ध होने के कारण उत्पादन गिरता गया हमारे देश का, और जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ती गई दोस्तों। डिमांड बढ़ने के कारण अब हमें एकदम से उत्पादकता बढ़ानी थी। इसके लिए अब क्या करें, तो इसके लिए मेक्सिको में शुरू हुई थी हरित क्रांति। इसे ही हमने भी अपना लिया। हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। दोस्तों हरित क्रांति की बात हो रही तो हरित क्रांति की शुरुआत मैंने बताया मेक्सिको से हुई। शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू करने वाले नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। ये नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। और हरित क्रांति शब्द दिया किसने? तो विलियम गॉड ने दिया। ये जनरली नहीं पूछा गया है पर फिर भी आप याद रखिए, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। मैंने बताया शुरुआत कहाँ से हुई? मेक्सिको से। शुरू किसने किया? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। नॉर्मन ई बोरलॉग को ही इनकी इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों नोबेल पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नहीं दिया जाता, फिर भी इन्हें दिया गया। तो वो कौन से क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग की डेथ की बात की जाए तो ये कब हुई? 2009 में। बोरलॉग प्राइज की शुरुआत हुई थी जब और ये किसने करी थी? यूएसए ने। 2009 में जब इनकी डेथ हुई तो इसके बाद बोरलॉग प्राइज की शुरुआत की गई, और इसको शुरू करने वाले देश कौन है? यूएसए। दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग ने HYV हाई यील्डिंग वेराइटी, दोस्तों हाई यील्डिंग वेराइटी सीड अर्थात बीज का उत्पादन किया था। दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने देखा 1966-67 में शुरुआत हुई। हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है। दोस्तों भारत में योजना की शुरुआत किसने करी थी? स्वामीनाथन ने। दोस्तों हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट टारगेट रखा गया था गेहूं, मक्का और चावल पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अंतर्गत केवल गेहूं और मक्के पर ध्यान दिया गया। दोस्तों ये लागू कहाँ किए गए? तो यूपी, बिहार, हरियाणा। यहाँ क्यों लागू किए गए? दोस्तों गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की मैंने बताया था उर्वरता क्या होती है? ज्यादा होती है, और उर्वरता ज्यादा होने के कारण इसी क्षेत्र में इसे लागू किया गया दोस्तों, और बाकी के क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया गया। यहाँ गेहूं की दो प्रजाति कल्याणी सोना और सोनालिका जो कि सक्सेसफुल रही। इसके बाद हम देखते हैं हमने कहाँ पर लागू किया? दोआब क्षेत्र में लागू किया। कुछ नुकसान हुए इसके, क्यों हुए अभी देखते हैं। यह क्रांति केवल कुछ ही क्षेत्रों में लागू हुई, मैंने बताया। जहां लागू हुई वहां प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, जहां लागू नहीं हुई वहां प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अब कहीं प्रोडक्शन ज्यादा है, किसी राज्य में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये राज्य अमीर हो गया, ये राज्य गरीब हो गया, तो यहाँ आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई दोस्तों। साथ ही साथ फसल चक्र बाधित हुआ। फसल चक्र क्यों बाधित हुआ? दोस्तों पहले हम सभी प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाते थे, फिर जब गेहूं और धान की बारी आई तो भैया हमने देखा यहाँ ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, लगातार इन्हीं को उगाते जा रहे, उर्वरता मिट्टी की कम होते जा रही। इस प्रकार से ये जो फसल चक्र है बाधित हो गया। गेहूं चावल पर ज्यादा ध्यान दिया, बाकी दालों पर कम ध्यान देने लगे। बात करें रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की, तो ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भरपूर मात्रा में होने लगा, और इन्हीं के प्रयोग के कारण उर्वरता लगातार क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। इस प्रकार ये इसके नुकसान भी रहे दोस्तों। बात करते हैं मक्के की, तो मक्का भोजन में प्रयोग होता है, बायो ईंधन अर्थात बायो फ्यूल बनाने में भी प्रयोग होता है। मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो यूएसए में होता है। दुनिया की बात हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूएसए में होता है। और भारत में कहाँ पर होता है? तो भारत में कर्नाटक में होता है दोस्तों। मक्का के उत्पादन की बात हो रही है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यूएसए, वहीं भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। कॉफी की बात करें दोस्तों तो उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है हमारे देश में, और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है ब्राजील में।
कर्नाटक में 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, एक रोबस्टा और एक अरेबिका। याद रखिए, रोबस्टा और अरेबिका कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक में। और बात करें कॉफी की तो फजेंटा कॉफी बागानों को कहा जाता है दोस्तों। फजेंटा किसे कहा जाता है? कॉफी बागानों को कहा जाता है दोस्तों। इनमें जो कॉफी के पौधे होते हैं इनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर से अधिक होती है। अब बात करते हैं दाल की। दाल में इंडिया और एमपी विश्व और भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दाल कहाँ होती है? तो इंडिया में। भारत में सबसे ज्यादा दाल किस राज्य में होती है? तो मध्य प्रदेश में। बात करें बाजरा की, सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ उगाया जाता है? तो ये नाइजीरिया में। और इंडिया में बात करें तो राजस्थान में उगाया जाता है। चाय की बात करें तो सबसे ज्यादा चाय चाइना में होती है, और इंडिया में बात करें तो असम में होती है दोस्तों। और जीआई टैग की बात की जाए चाय के, तो जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी, इसे सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था दोस्तों, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ने में विश्व में पहला स्थान रखता है ब्राजील, और इंडिया में देखें तो उत्तर प्रदेश। जूट की बात की जाए तो पहला स्थान रखता है इंडिया विश्व में, और विश्व में दूसरे स्थान की बात की जाए तो बांग्लादेश रखता है। वहीं बात की जाए भारत में तो पश्चिम बंगाल रखता है दोस्तों। विश्व में हमने देखा भारत, और भारत में देखे तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में जूट उत्पादन होता है। बात करते हैं कॉटन की, तो दोस्तों चीन विश्व में सर्वाधिक कॉटन उत्पादन करता है, और भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इस प्रकार दोस्तों हमने भारत की विभिन्न फसलों को देखा, उनकी स्थितियों को देखा, साथ ही साथ कृषि से रिलेटेड अन्य तथ्यों को भी देखा। इस क्लास को आज हम यही विश्राम देते हैं दोस्तों। इस श्रृंखला को आगे भी जारी रखेंगे दोस्तों। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।